हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजीत सिंह बिष्ट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी का एक पार्ट भाग 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर संविधान के अंदर कहीं आते हैं और एग्जामिनर पूछ सकता है इस क्वेश्चन तो वो मौलिक अधिकार से ही पूछ सकता है। तो भाग 3 हम पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। देखिए, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो ना तो बहुत एडवांस होगा ना बहुत बेसिक होगा, वो मीडियम होगा और मेरा मेन टारगेट होगा किस एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप पूछें तो ये है यूपीएसआई के लिए। ठीक है, हम यहाँ से भाग 3 करने के बाद अपनी जितने भी हमारी क्वेरी होती हैं अधिकतम सॉल्व हो जाएंगी भाग 3 पढ़ने के बाद और आपसे क्वेश्चन भी होने लगेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे भाग 3 और भाग 3 में है मौलिक अधिकार। तो ये है हमारे मौलिक अधिकार, देखिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है और कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। जिन लोगों ने भी संविधान पढ़ रखा है वो ये जानते हैं कि हर भाग को कुछ अनुच्छेदों में बांटा गया है, उन्हीं में से एक अनुच्छेद एक भाग है 3 और जो 12 से 35 तक है। ठीक, अब हम ये जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है। क्या है मौलिक अधिकार? ठीक, तो मौलिक अधिकार क्या है? तो सबसे पहली बात कि ये मौलिक अधिकार आए कहां से लिए गए हमारे संविधान में। तो हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान के अंदर हमारा संविधान बहुत देशों से प्रभावित है। ठीक है, मतलब हमने अपने संविधान के अंदर बहुत सारी चीजें अलग अलग देशों से ली हैं। उन्हीं में से एक मौलिक अधिकार हमने भाग जो 3 बोलते हैं इसे मौलिक अधिकार, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यूएसए। ठीक है ना, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट, फिर मैं एक केस का नाम बता रहा हूं। एक केस है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। इस केस के बारे में चर्चा करेंगे आर्टिकल 13 में, मगर आपको बता रहा हूं मूल संविधान के अंदर देखिए मौलिक अधिकार की कोई परिभाषा नहीं थी। क्या होते हैं मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार तो थे और मौलिक अधिकार की परिभाषा कुछ नहीं थी। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस सुप्रीम कोर्ट में आया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मौलिक अधिकार की परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मौलिक अधिकार ऐसे प्राकृतिक अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी हैं। अब जो शब्द यहाँ पे आए हैं, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, ठीक है ना, तो मतलब यहां दावा किया जा रहा है अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीन लिए जाएं तो उसके कौन कौन से विकास नहीं हो पाएंगे? भौतिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास उसके नहीं हो पाएंगे। देखिए, ये लाइन हम पढ़ेंगे तो व्यक्ति की पूर्ण मानसिक, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है ये अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार। मतलब किसी व्यक्ति को या नागरिक को इन अधिकारों से वंचित किया जाएगा तो ये जितने भी विकास मैंने यहां लिखवाए हैं वो नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो इनमें हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार में हमारे अधिकार दिए गए हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका मानसिक विकास कैसे होगा? आर्टिकल 21A जब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, इसमें शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन है इसके अंदर। अब राइट टू एजुकेशन इसके अंदर है, मतलब यहां ये लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य देगा। ठीक है, अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य क्या देगा? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा राज्य। ठीक, तो आप बताइए अगर किसी का ये अधिकार छीने जाए, शिक्षा का अधिकार ही छीने जाए, तो उसका मानसिक विकास उतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा जितना एक शिक्षित व्यक्ति का होता है। ठीक है, ऐसे ही यहां पे लिखा हुआ है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास कैसे? हम सब जानते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार में हमें धार्मिक अधिकार भी दिए गए हैं और जब हमें धार्मिक अधिकार दिए गए हैं तो उन धार्मिक अधिकारों को जब हम एंजॉय करते हैं, उन राइट्स को हम एंजॉय करते हैं, उनको पूरा करते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है? आध्यात्मिक विकास भी होता है। तो कुल मिला के मेरे ये लाइन आपको जब ज्यादा अच्छी समझ में आएगी जब हम भाग 3 को पढ़ेंगे प्रॉपर अंदर। ठीक है, तो अभी आप इतना तो जान लीजिए कि अगर मौलिक अधिकार हैं तो अगर मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से मिल रहे हैं तो उसका मानसिक, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास होगा। ठीक, अब दूसरा पॉइंट यह है कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति को मर्यादित करने वाले अधिकार हैं। तीसरा पॉइंट है ये, कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति को मर्यादित करने वाले अधिकार है। कौन? मौलिक अधिकार। अब जिन लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है पीछे क्लास में, फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको, सरकार के 3 अंग होते हैं, उनमें से 2 अंग की यहां बात करी गई है। एक होता है कार्यपालिका और एक होता है विधायिका। ठीक है,
विधायिका, अभी आप ये मान लीजिए, जिनको नहीं पता ये मान लीजिए, विधायिका वो जो कानून बनाती है और कार्यपालिका वो जो कानून को लागू करती है। ठीक है, मतलब इस देश के अंदर जो कानून बनाएगा वो विधायिका और जो कानून को लागू करेंगे बनाने के बाद वो कार्यपालिका। ठीक, तो यहां ये लिखा हुआ है कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति को मर्यादित करने वाले अधिकार हैं। मतलब ये जो अधिकार मिले हुए हैं ये कार्यपालिका और विधायिका को रोकते हैं। किससे? इन्हें मर्यादित करते हैं कि आप जो भी कानून बनाएंगे उन कानून की लिमिटेशन ये होनी चाहिए कि उन कानूनों की लिमिटेशन ये होनी चाहिए कि नागरिक या व्यक्ति के अधिकार का हनन ना हो, उनके अधिकार ना छीने जाएं। तो मतलब जब भी संसद कानून बनाएगी, विधायिका मतलब क्या, जहां संसद जब भी कानून बनाएगी तो इस बात का भी ध्यान रखेगी कि नागरिक के अधिकार ना छीने जाएं। इन लाइनों को आप आगे और अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है ना, विधायिका कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी। ठीक, तो इसलिए यहां लिखा हुआ है कि कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति को मर्यादित करने वाले अधिकार हैं। ये रोकते हैं, क्या करने से रोकते हैं कि मनमाना कानून आप नहीं बना सकते। अब जो नेक्स्ट लाइन इसमें लिखा हुआ है, संशोधन केवल संविधान संशोधन के द्वारा संभव है। मतलब अगर मौलिक अधिकार के अंदर परिवर्तन करना है तो ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ेगा। मतलब संविधान संशोधन जो पूरी प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो पूरा प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है। तो इसलिए यहां लिखा गया है, एक जटिल प्रक्रिया है। तो इसलिए यहां लिखा हुआ है कि संशोधन केवल संविधान संशोधन के द्वारा संभव है। मतलब इसमें परिवर्तन करना है तो आपको संविधान के अंदर आर्टिकल 368 जिसे हम आगे पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, इसमें संशोधन किया जाएगा। ठीक है, ये राज्य के विरुद्ध है। अब यहां बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि राज्य क्या है, राज्य के विरुद्ध का मतलब यहां पे क्या है। अब आर्टिकल 12 जब आएगा तब हम जानेंगे राज्य की परिभाषा क्या है, किसको राज्य बोला गया है। ठीक है, मगर जब तक आपको नहीं पता है, आर्टिकल 12 हम नहीं पहुंचे हैं, तब तक आप ये मान लीजिए कि राज्य को हम जान लेते हैं कम शब्दों में सरकार। किस नाम से जान लेंगे? सरकार। जब भी राज्य शब्द आएगा तो आप मान लेना सरकार की बात चल रही है। तो ये सरकार के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? ये सरकार के। राज्य को क्या मानोगे आप? सरकार। अब सरकार के विरुद्ध का मतलब यहां पे क्या है? मतलब यह है कि सरकार को रोकती है उसकी मनमानी करने से। ठीक है ना, मान लीजिए यूपी के अंदर योगी गवर्नमेंट है, वो कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दे जिससे आपके अधिकार छिन जाएं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? न्यायालय में क्या देंगे? चुनौती करेंगे। और सही में आपके अधिकार छीन रहे होंगे, ये न्यायालय तय करेगा कि आपके अधिकार कम हो रहे हैं या छीने जा रहे हैं। अगर लगता है न्यायालय को कि आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, कम किए जा रहे हैं, तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सरकार के उस नोटिफिकेशन को रद्द भी कर सकता है। तो इसलिए ये राज्य के लिए या सरकार के लिए क्या है? उनके विरुद्ध हैं, उनको मनमानी करने से रोकते हैं। तो ठीक है, आगे अब देखिए, संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार संविधान में क्यों शामिल किए गए? ठीक, समझिए। सबसे पहली लाइन है, आजादी के समय जनता में राजनीतिक अधिकारों की समझ नहीं थी। जब देश आजाद हुआ तो हम सब जानते हैं कि देश में लिटरेसी रेट बहुत कम था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अब पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको अपने अधिकार भी नहीं पता होंगे, और अधिकार तो आज भी नहीं पता लोगों को। हम लोग पढ़ने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, जो कंपटीशन में नहीं है पढ़े लिखे भी हैं, उनको भी अपने मौलिक अधिकार नहीं पता होंगे। बहुतों को नहीं पता होंगे, हर किसी को नहीं, बहुत ऐसे भी होंगे जो पढ़े लिखे भी हैं, मगर हम कंपटीशन में इसलिए हमें अधिकार पता है। जो बहुत से ऐसे लोग जो पढ़े लिखे भी हैं उनको भी अपने अधिकार प्रॉपर तरीके से नहीं पता होंगे। तो आजादी के समय सोचिए कैसे पता होंगे अधिकार के बारे में। इसलिए संविधान निर्माताओं ने अधिकारों को एक स्पेशल भाग दिया है, पूरा भाग 3, ठीक है ना, अलग से रखा गया है। धार्मिक अल्पसंख्यक की सुरक्षा का सवाल, हम सब जानते हैं कि हिंदू भारत के अंदर बहुसंख्यक में है, बाकी सिख, बाकी जैनिज्म, बौद्धिज्म, मुस्लिम, ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं। तो अब कहीं बहुसंख्यक इनको ना दबा दें, बहुसंख्यक इनका शोषण ना करने लगे, इसलिए संविधान के अंदर अल्पसंख्यक को भी अधिकार दिए गए हैं बहुत सारे। तो इसलिए ये लाइन लिखी हुई है कि धार्मिक अल्पसंख्यक की सुरक्षा का सवाल, ठीक है, था। वंचित तबके लंबे समय से शोषण होना, हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम सब जानते हैं कुछ जातियों के साथ समाज ने शोषण किया उनका, ठीक है ना, जाति के आधार पर समाज ने क्या किया? उनका शोषण किया, ठीक है। तो ऐसे वंचित तबकों को मुख्य धारा में लाने के लिए
हमने क्या किया, उनके लिए भी अधिक मौलिक अधिकार में प्रावधान किया गया। जैसे आर्टिकल 17 जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 17, तो वहां लिखा हुआ है अनटचेबिलिटी के बारे में। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत निषेध है, ठीक है ना, अस्पृश्यता का अंत लिखा हुआ है वहां पे, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो वंचित तबके का लंबे समय से शोषण हो रहा था, उस शोषण को रोकने के लिए भी हम क्या लेके आए, मौलिक अधिकार लेके आए हैं, ठीक है। किसी के लिए विशेष अधिकार नहीं होंगे। तो देखिए संविधान बनने के बाद ये बोल दिया गया कि देश में अंबानी हो या मैं पर्सनली हूं, सबके अधिकार कैसे हैं, सामान्य हैं। जितने अंबानी को अधिकार मिले हुए हैं उतने ही अधिकार मुझे भी मिले हुए हैं, ठीक। तो ठीक, आगे मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। अब आप मेरी बात सुनिए, मौलिक अधिकार की विशेषताएं, क्या विशेषताएं मौलिक अधिकार की, ठीक है ना, हम इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, ये शब्द गौर करने वाला निरपेक्ष, क्या मतलब है इसका, मतलब ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार आपको मिल गए हैं तो अब आप कुछ भी करेंगे। जैसे आर्टिकल 21A में, सॉरी आर्टिकल 19A में बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है ना, राइट टू एक्सप्रेस, जो 19A में है। हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है और अभिव्यक्ति की आजादी है। बोलने का मतलब यहां पे ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा अगर आप ऐसी कोई बात करते हैं जिससे राष्ट्र का या किसी क्षेत्र का माहौल बिगड़ सकता है, तो राज्य आप पे, राज्य मैंने क्या बताया था, सरकार आप पे क्या लगा देगी, तार्किक प्रतिबंध लगा देगी। 19A के अंदर लिखा हुआ है कि नागरिक, 19A में लिखा हुआ है कि नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब मान लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, हरियाणा नूह में अभी घटना हुई, हरियाणा के अंदर जो नूह है, जैसे मेवात में पड़ता है नूह, वहां पे घटना हुई, वहां का माहौल, दो संप्रदाय आपस में क्या हो गए, भिड़ गए, लड़ गए, अब वहां का माहौल खराब हो गया। अब कोई व्यक्ति वहां पे कोई ऐसे भाषण दे जिससे माहौल और बिगड़ जाए और वो दावा करे कि मैं 19A का अधिकार है मेरा बोलने का, तो ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि राज्य के पास 19(2) में ये अधिकार है कि आप पे प्रतिबंध लगा देगा। हम इसको आगे और समझने वाले हैं, अभी एग्जाम्पल दिया है बस, सिर्फ अभी समझाने, आगे जो समझने वाले हैं उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है कि आगे हम क्या समझने वाले हैं, ठीक। तो मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकार मिल गए तो उसका मतलब यह नहीं कि 100% मिले हुए हैं, समय आने पे ये आपके छीने भी जा सकते हैं या कम भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तार्किक प्रतिबंध बोला जाता है इसे। 19A में नागरिक को अधिकार है, तो 19(2) में सरकार या राज्य को अधिकार है कि वो आपके अधिकार को छीन सकता है। इसे हम जब 19A पढ़ेंगे तो वहां प्रॉपर जानेंगे। ज्यादातर अधिकार नकारात्मक हैं। अब नकारात्मक क्यों बोला जा रहा है यहां पे, देखिए, जब आप 14 पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे, चलो उठाते हैं 15 आर्टिकल को, अभी हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, 15 में लिखा क्या है, राज्य मतलब सरकार। मैंने बताया हम राज्य क्या मानेंगे, अभी जब तक हम आर्टिकल 12 नहीं पढ़ पा रहे, जब तक हमने आर्टिकल 12 नहीं पढ़ा है प्रॉपर, तब तक हम राज्य मानेंगे सरकार को, ठीक है। अब ये कह रहा है, आर्टिकल 15 कहता है राज्य नागरिक के साथ लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर क्या लगाया है, सरकार के ऊपर लिमिटेशन लगाई है, ठीक है ना, कि राज्य कोई ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगा जिससे लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर क्या हो जाए, भेदभाव हो जाए। मान लीजिए आज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कोई आदेश जारी किया, उस आदेश से लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो ऐसा नोटिफिकेशन को हम न्यायालय में, या ऐसे आदेश को हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं कि हमारा क्या लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, ठीक। तो ज्यादातर अधिकार नकारात्मक हैं। उन अधिकारों को आप नकारात्मक बोलेंगे, उन अधिकारों को आप नकारात्मक बोलेंगे जो राज्य के विरुद्ध हैं, ठीक है, जो राज्य को मनमानी करने से रोक रहे हैं। जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा आएगा राज्य ये नहीं करेगा, ठीक है ना, राज्य ऐसा नहीं करेगा, ठीक। तो जहां ये लिखा हुआ है राज्य ऐसा नहीं करेगा, तो वो उन्हीं अधिकारों को हम बोलेंगे वो राज्य के लिए क्या है, नकारात्मक है। क्या है, राज्य के लिए नकारात्मक है।
मगर कुछ सकारात्मक भी है। जैसे 21 से एग्जाम्पल में बता रहा हूं, है तो बहुत सारे। अब 21 में लिखा हुआ है कि राज्य ऐसा करेगा, राज्य ऐसा करे। यहां लिखा हुआ राज्य ऐसा ना करे, जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। पर यहां पे ठीक है, 21 में राज्य ऐसा करे 21 में, और यहां राज्य ऐसा ना करे। जैसे 21 में क्या है, राज्य ऐसे प्रयास करेगा कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो यहां राज्य से बोला जा रहा है आप ऐसा कीजिए। और यहां राज्य को आप पढ़ेंगे 15 में, राज्य किसी के साथ लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो यहां बोला गया नहीं करेगा। तो जहां राज्य ऐसा नहीं करेगा वो नकारात्मक, जहां राज्य करेगा वो सकारात्मक। ठीक, फिर स्थायी अधिकार नहीं है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि अधिकार आपको मिले हुए हैं तो स्थायी है, कभी खत्म ही नहीं होंगे। संसद संशोधन के माध्यम से इनमें बदलाव कर सकती है। जैसे संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, जिनने पढ़ रखा उन्हें पता होगा संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, आज क्या है, आज ये कानूनी अधिकार है। ठीक, तो ये स्थायी अधिकार नहीं है, संसद संशोधन के जरिए बदलाव कर सकती है, किसमें, मौलिक अधिकार में। ठीक है, अब मौलिक अधिकार हम पढ़ते हैं। देखिए मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक। ठीक, आर्टिकल 12-13, आर्टिकल 14-32, आर्टिकल 33-35। ऐसे मैंने क्यों बांटा है, जब मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, तो ऐसे बांटने का रीजन ये है, भाग 3 तो 12 से 35 तक है, मगर जो आपके अधिकारों की बात करी गई है वो 14 से लेकर 32 तक करी गई है बस। फिर 12 और 13 में क्या है और 33-35 में क्या है, यहां पे आपके अधिकार नहीं है। 12 में राज्य की परिभाषा है, ठीक है, तो यहां पे आपके अधिकार नहीं है। अधिकार तो आपके कहां तक है, 14 से लेके केवल 32 तक है। बाकी यहां पे जो चीजें हैं हम वो जानेंगे क्या क्या है यहां पे। तो पहले इसको जान लेते हैं कि कितने प्रकार के अधिकार हैं, 14 से लेके 32 तक कितने अधिकार हैं, कितने प्रकार के अधिकार हैं वो जान लेते हैं। फिर हम 12 पढ़ लेंगे, 13 पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए आर्टिकल 14 से आपके अधिकार शुरू होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाग 3 में मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, तो आप बोलेंगे भाग 3 में मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, 14 से 32 तक है। ये पूछेंगे भाग 3 कहां से कहां तक है, तो वो 12 से 35 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, 14 से 32 तक है। ठीक है, मौलिक अधिकार की बात करें, भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कितना, 6 मौलिक अधिकार प्रदान करे जाते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 तक। यही आपके हैं 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। बात समझ में आ गई? ठीक, फिर समझिए, मूल, अब सुनिए, अभी मैंने बताया 6 मौलिक अधिकार हैं, मगर मूल संविधान की अगर मैं बात करूं आपसे, मूल संविधान की बात करूं तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे, 7, वर्तमान में 6 हैं। तो ऐसा क्या हुआ ये 7 से 6 हो गए? तो एक आपका संपत्ति का अधिकार था, संविधान में संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, कहां पे था, अनुच्छेद 31 में शामिल था। इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा क्या कर दिया गया, इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे कहां भेज दिया गया, भाग 12 में अनुच्छेद 300A में, और ये आज एक कानूनी अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार था, भाग 3 में था, आर्टिकल 31 में था, और आज ये कैसा अधिकार है, केवल एक कानूनी अधिकार है, और भाग 12 में है, अनुच्छेद 300A में है। तो कोई क्वेश्चन पूछे आपसे, मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के थे, 7 प्रकार के थे। वर्तमान में कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। कौन सा हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। कब हटाया गया, तो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। कौन से भाग में पहुंच गया है, भाग 12 में पहुंच गया है। कौन सा आर्टिकल में पहुंच गया है, 300A में पहुंच गया है। अब कैसा अधिकार है, अब यह आपका कानूनी अधिकार है। ठीक, पहले ये मौलिक अधिकार था।
अब हम पढ़ेंगे 12, 12, 13, 14 सारे पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। हम 12, 13, 14, 15, 16 सारे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। भाग 3 में हम पहला आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 12। अब यहां पे क्या है आर्टिकल 12 में जानते हैं। देखिए आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, और यह परिभाषा भाग 3 के लिए है। किसके लिए है? केवल भाग 3 के लिए। मतलब जो मैं यहां परिभाषा बताने वाला हूं वो केवल भाग 3 के लिए है, और वो राज्य की परिभाषा किसी और के लिए नहीं है। तो क्या है राज्य की परिभाषा? यहां पे राज्य, स्टेट किसे बोला गया है यहां पे? ठीक, राज्य किसे बोला गया है? तो पहला बोला गया है भारत की सरकार को। क्या बोला गया है? राज्य बोला गया है। और संसद को राज्य बोला गया है, ठीक है। राज्य की सरकार और राज्य की विधानमंडल, इसको भी राज्य बोला गया है। ये सब लिस्ट किसकी है? जिन्हें राज्य बोला गया है। स्थानीय प्राधिकारी मतलब नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत इत्यादि, इन सबको भी क्या बोला माना गया? राज्य माना गया है। अब यहां पे शब्द आ गया है अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी, पहले आप इन तीनों को समझ लीजिए, तो अन्य प्राधिकारी मैं आपको समझा दूंगा कि तीनों का मतलब यहां पे क्या है। इसको मैं आपको अभी बता रहा हूं, पहले अभी देखिए क्या क्या लगा। इन तीनों को, चारों को मान लीजिए, मैं समझाऊंगा इसको अभी थोड़ी देर में। देखिए, इन सभी पर बाध्यताएं लगाता है मौलिक अधिकार। किन सभी पर? इन सभी पर। मतलब भारत सरकार को, संसद को, राज्य की सरकार को, राज्य के विधानमंडल को, स्थानीय प्राधिकारी को मनमानी करने से रोकता है मौलिक अधिकार। कैसे? एग्जाम्पल समझिए। ये पंचायत है मान लीजिए, जो स्थानीय प्राधिकारी के अंदर में आती है। पंचायत कोई फरमान जारी कर दे कि गांव के अंदर लड़कियों को जींस पहनना अलाउ नहीं है, मान लीजिए ऐसा फरमान जारी कर दे, तो ये किसका उल्लंघन है? मौलिक अधिकार का उल्लंघन है या नहीं है? राइट टू चॉइस, मेरा मौलिक अधिकार है, मैं क्या पहनूं और क्या खाऊं, ठीक है। या ये जारी कर दे कि गांव में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाएगा। किसी गांव में मान लीजिए, किसी गांव में ऐसा फरमान जारी कर दे पंचायत, मान लीजिए, तो 21A का क्या होगा? उल्लंघन होगा। तो जब ये अधिकार छीनेगा पंचायत, जब अधिकार छीनेगी, तो हमारे पास ये पूरा अधिकार है। जब हमारे पास ये पूरा अधिकार है, हम कहां पहुंच जाएं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके चुनौती दें इस कानून को, इस फरमान को, कि गलत हो रहा है हमारे साथ। संसद कोई नियम बना दे ऐसा, संसद कोई ऐसा नियम बना दे जिससे हमारे अधिकार छीनने हो। भारत सरकार कोई आदेश जारी कर दे, ऐसा कोई विधि बना दे ऐसे संसद के द्वारा जिससे हमारे अधिकार छीने जा रहे हो। राज्य सरकार मतलब यूपी गवर्नमेंट कोई ऐसा नियम लागू कर दे कि मान लीजिए यूपीएसआई की भर्ती आ रही है, उसमें राज्य सरकार बोल दे कि महिलाओं को इस भर्ती में कोई सीट नहीं है, जबकि सीट खाली है, और ये नोटिफिकेशन जारी कर दे कि महिलाओं को इसमें कोई सीट नहीं है, ऐसा बोले, तो हमारे पास ये पूरा अधिकार है। क्या? क्योंकि महिलाओं के लिए सीट नहीं है, तो ये है आर्टिकल 15 का उल्लंघन, लिंग के आधार पर भेदभाव। तो हमारे पास पूरा अधिकार है, हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके चुनौती दे सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, इस आदेश को। क्योंकि ये सभी तो हैं जो आदेश जारी करते हैं या नियम बनाते हैं, ये सभी लोगों पे जिम्मेदारी है। तो इन सभी को मौलिक अधिकार रोकता है मनमानी करने से। मौलिक अधिकार कहता है कि आप जो भी नियम कानून, जो भी विधि, ठीक है ना, आदेश, अध्यादेश जो भी जारी होगा, जो भी चीजें होंगी, बस इस बात का आप याद रखना कि मौलिक अधिकार को हनन ना हो। इसलिए मैंने लिखा है इन सभी पर ये क्या लगाता है? बाध्यताएं लगाता है मौलिक अधिकार, इनको मनमानी करने से रोकता है, ठीक है। अब अन्य प्राधिकारी क्या है, पहले आप ये देखिए अन्य प्राधिकारी क्या है। अन्य प्राधिकारी से आशय क्या है हमारा? किसी सरकारी आदेश या संसद द्वारा पारित किसी विधि द्वारा स्थापित निकाय, जैसे LIC, RBI। निकाय क्या है? निकाय माने कोई संस्था। मान लीजिए भारत सरकार द्वारा या संसद द्वारा कोई संस्था बनाई जाती है, कोई निकाय बनाया जाता है, तो उस पे भी क्या लगाता है? ये भाग 12 उस पे क्या लगाता है? उसको भी रोकता है मनमानी करने से। मान लीजिए RBI है, RBI कोई ऐसा नियम जारी कर दे जिससे आपके अधिकार छीने जा रहे हो, तो उसको भी ये रोकता है मनमानी करने से। तो हम RBI के खिलाफ कहां पहुंच जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। समझ लो आप मेरी बात। तो ये है राज्य की परिभाषा। इन सभी पे मौलिक अधिकार, इन सभी को मनमानी करने से रोकता है। बोलता है कि आप जो भी नियम, विधि, कानून, जो भी चीज बनाएंगे
बस इस बात का ध्यान रखना कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो, ठीक है। अगर होगा तो फिर समझ रहे हैं आप क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 की बात करूं, मूल अधिकार, हाँ आर्टिकल 13 पढ़ते हैं अब हम, ठीक है। क्या है मूल आर्टिकल 13, देखिए, मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मतलब आर्टिकल 13 में हम उन विधि के बारे में पढ़ेंगे जो मौलिक अधिकार को या तो छीनती हैं या उसे कम करती हैं। यहां यह बताया गया है कि अगर कोई विधि मौलिक अधिकार को छीनती है या उसे कम करती है तो उनके बारे में बताया गया कि क्या होगा उनके साथ, उन विधियों के साथ क्या किया जाएगा, ठीक है। ऐसा कानून जो हमारे मौलिक अधिकार से असंगत है या उनको कम कर रहा है, अल्पीकरण कर रहा है, तो ऐसे कानून के साथ क्या किया जाएगा, आर्टिकल 13 में बताया गया है। संविधान आर्टिकल 13 का फर्स्ट, आर्टिकल 13 का हम पढ़ रहे हैं कौन सा, फर्स्ट। संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्र तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग से असंगत होंगी। मतलब हम सब जानते हैं संविधान 1950 में अस्तित्व में आया। अब 1950 से पहले भी हमारा देश में कोई ना कोई लॉ होगा, कोई ना कोई कानून होगा जिससे देश चल रहा होगा, ठीक है ना। अब 1950 से पहले कोई ना कोई तो लॉ होगा, कोई ना कोई तो कानून होगा, और संविधान आज 1950 में बन गया। अब कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा जो पुराने कानून है, संविधान से पहले के जो कानून है और संविधान से जो पहले के कानून है और मौलिक अधिकार में टकराव तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा कानून तो नहीं है पीछे जो संविधान के मौलिक अधिकार छीन रहा हो, संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार उनको छीन रहा हो। तो यहां बताया गया है कि अगर कोई ऐसा कानून है संविधान बनने से पहले का, वो आपके अधिकारों को छीनता है, उसे कम करता है, तो ऐसे कानून को शून्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा, शून्य। जहां तक वो आपके अधिकारों को छीनेगा वहां तक उस कानून को शून्य मान लिया जाएगा। शून्य मतलब जीरो, नल एंड अवॉइड, ठीक। अब भाग 13 का अनुच्छेद 2 क्या कहता है, 13 का अनुच्छेद 2 क्या कहता है, यह कहता है राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो अधिकारों को छीनती हो, ऐसी विधि को शून्य घोषित मान लिया जाएगा। देखिए आर्टिकल 13 का फर्स्ट संविधान से पहले की बात करता है, आर्टिकल 13 सेकंड संविधान बनने के बाद कहता है अगर संविधान बनने के बाद कोई ऐसा नियम बनाया गया है देश के अंदर संसद के द्वारा या कानून बनाया गया है या राज्य विधानमंडल के द्वारा जो हमारे अधिकारों को छीनेगा, तो जहां तक वो हमारे अधिकारों को छीनेगा वहीं तक उसे क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, शून्य मान लेंगे या पूरा ही खत्म कर देंगे उसे। तो आर्टिकल 13 प्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है कि संविधान से पहले अगर कोई लॉ है, और आर्टिकल 13 सेकंड संविधान बनने के बाद अगर कोई ऐसा कानून है तो उसे क्या मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। तो दो तरह की यहां बात करी गई है, पहले की और बाद की। पहले कोई विधि है जो मौलिक अधिकार को कम कर रही है, छीन रही है, शून्य मान लेंगे। बाद की कोई, और दूसरे में क्या बोला गया, कोई बाद की कोई विधि है जो मौलिक अधिकार को कम कर रही है, शून्य कर रही है, कम कर रही है, छीन रही है, तो उसे भी शून्य मान लेंगे। अब मेरी बात सुनो, यहीं से निकल के आया एक कंसेप्ट, यहीं से कंसेप्ट निकल के आया न्याय पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। यहीं से निकल के आया है न्याय पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। तो अब हम इसी के बारे में जान लेते हैं क्या है न्याय पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू के बारे में। अब न्याय पुनर्विलोकन की परिभाषा आप यहां से पढ़ लेना, मैं आपको अपने शब्दों में आसान लैंग्वेज में समझा देता हूं क्या है न्याय पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू के बारे में। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, देखिए न्याय पुनर्विलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश
तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप हैं या नहीं। मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित करती है। मैं समझाता हूं क्या है। हम सब जानते हैं विधायिका कानून बनाने वाली, कार्यपालिका कानून को लागू करने वाली या आदेश जारी करने वाली कार्यपालिका, ठीक है, या कोई प्रशासन, मान लीजिए अलीगढ़ जिले का प्रशासन। अगर ये कोई ऐसे आदेश जारी करते हैं, ऐसे नियम, ऐसी विधि बनाते हैं जिससे आपके अधिकार छीन रहे हों, आपके अधिकार कम हो रहे हों, तो न्यायालय के पास ये अधिकार है कि उस कानून की जांच कर सकता है कि वो कानून कहीं नागरिक के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा। न्यायालय के पास ये पूरा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, वो किसी भी कानून की या आदेश की जांच कर सकता है कि वो नागरिक के फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। अगर वो लॉ ऐसा कर रहा है, अधिकार छीनना है, तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट या न्याय, हाई कोर्ट, एपेक्स कोर्ट क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है? एनजैक। अब वो हम आगे पढ़ेंगे एनजैक क्या है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है, न्याय पुनर्विलोकन, हमारे संविधान के अंदर न्याय पुनर्विलोकन है ही नहीं। आर्टिकल 2 से ये भावना निकलती है न्याय पुनर्विलोकन की, ठीक है ना, है नहीं है। यहां से ऐसा, यहां अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कौन से आर्टिकल से न्याय पुनर्विलोकन की विचार आते हैं, तो कहां से आते हैं? आर्टिकल 13 के 2 से आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहां लिखा राज्य की ऐसी कोई विधि जो अधिकार छीनेगी, तो ऐसी विधि को हम शून्य मान लेंगे। अब शून्य मानने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? कोर्ट जाना पड़ेगा, या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अब हाई कोर्ट ये तय, सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि ये मौलिक अधिकार छीन रहा है या नहीं छीन रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की जांच करता है कि कानून वैध है या नहीं है, उसी को बोलते हैं न्याय पुनर्विलोकन। यह न्यायालय की एक पावर है, ठीक है, एक शक्ति है जिससे वो जांच करता है, किसके? विधायिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा और प्रशासन द्वारा किए गए कार्य की, ठीक। तो ये आर्टिकल 13 2 में भी है, और कहां पे है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, न्याय पुनर्विलोकन की अगर मैं बात करूं तो यूएसए के संविधान से ये लिया गया है, हमारे संविधान में ये नहीं है। भारतीय संविधान में ये वर्णित नहीं है, भारतीय संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। न्यायिक पुनर्विलोकन की झलक अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, 226 में मिलती है। यहां आपको न्याय पुनर्विलोकन की झलक मिलेगी। भारत का न्यायिक पुनर्विलोकन यूएसए की तुलना में कमजोर है। इतना स्ट्रॉन्ग हमारे वहां न्याय पुनर्विलोकन नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग हमारे वहां न्याय पुनर्विलोकन नहीं है जितना यूएसए में है। ये बात याद रखना, ठीक है। तो कहां से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू? यूएसए से लिया गया है। एक मिनट, कहां से लिया गया है? ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। और अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, ये जो आपके अनुच्छेद हैं 3, यहां से आपको न्याय पुनर्विलोकन की क्या आएगी? यहां से महसूस होगा कि हाँ, हमारे संविधान में भी। एक मिनट, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये आप याद रखना यहां से। और आगे आगे की मैं बात करूं, अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है विधि शब्द की परिभाषा। यहां बताया गया विधि शब्द की परिभाषा। अब आपने यहां देखा होगा, देखिए मैं आपको बताऊं, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। यहां विधि शब्द का इस्तेमाल किया गया है, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। तो विधि के अंदर क्या क्या आता है? विधि के अंदर क्या क्या आता है ये कहां बताया गया है? ये बताया गया है अनुच्छेद 13 के 3 में। अनुच्छेद 13 के 3 में ये बताया गया है कि विधि में क्या क्या आएगा। क्या क्या आता है विधि शब्द के अंदर? कोई भी कानून विधि में आएगा, कोई भी कानून विधि में आएगा। कोई भी अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है, इसे हम पढ़ेंगे आगे। कोई भी आदेश, कोई भी अधिसूचना, कोई भी नियम, विनियम, कोई भी प्रथा, ठीक है ना, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं आपके विधि की परिभाषा में आते हैं, ठीक है ना। जो मैंने आर्टिकल 13 में आपको विधि पढ़ाया है, उसी विधि की परिभाषा में ये सब आते हैं। यहां देखिए, यहां देखिए, संविधान के क्रम ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में तो सभी विधियां, यहां जो लिखा हुआ है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। ये
इस विधि के अंदर क्या क्या आता है, तो इस विधि के अंदर जो बताया गया है वो आर्टिकल 13 के 3 में बताया गया है क्या क्या आता है। अब एक बात और सुनिए, एक बात और सुनिए, नोट, संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आता है, संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आता है। अब यहीं से हमें बहुत चीज समझनी है, इसी की वजह से हमें सारे केस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब संविधान के अंदर जो परिवर्तन होगा वो विधि में नहीं आता है। एक बात बताइए मुझे, यहां सिर्फ ये लिखा हुआ है, यहां सिर्फ ये लिखा हुआ है आर्टिकल 13(2) में राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, और विधि के अंदर क्या क्या आता है आपको पता ही है, विधि के अंदर ये आता है, ये सब विधि के अंदर आते हैं। तो राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे अधिकार छीने जाए, जो मौलिक अधिकार से असंगत हो। अगर ऐसी विधि बनाएगा तो शून्य मान ली जाएगी। मगर राज्य क्या कर सकता है, राज्य क्या कर सकता है, संविधान के अंदर संशोधन तो कर सकता है। क्या कर सकता है, संविधान के अंदर संशोधन तो कर सकता है। ठीक, क्या हो रहा है, तो राज्य संविधान के अंदर संशोधन तो कर सकता है, और संशोधन जो है विधि, वो विधि शब्द के अंदर नहीं आती है। तो इनके द्वारा तो इनके द्वारा आप मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते, किसी आदेश द्वारा, किसी कानून द्वारा, किसी अधिसूचना द्वारा, किसी नियम विनियम द्वारा, प्रथा द्वारा। मगर संविधान के अंदर संशोधन करके आप विधि को आप मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकते हैं, या तो छीन भी सकते हैं, जो इतना आसान नहीं है संविधान संशोधन करना। इसी को हम और प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। अब हमें ये केस पढ़ने हैं सारे, जहां से हमें समझ में आ जाएगा चीजों के बारे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण केस जो इससे संबंधित है वो पढ़ेंगे। पहला, शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, ये सारे केस हमें पढ़ने हैं। इन केसों की आपको डेट याद होनी चाहिए सबकी, कब ये केस आए थे। ठीक, डेट याद कर लीजिए, और इन केसों के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइम कितना हो गया, ठीक, सुनिए मेरी बात। क्या मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, ये उठा सवाल पहली बार। अब जो विधायिका है और विधायिका और न्यायपालिका में बहुत बार विवाद देखा गया है। विधायिका क्या, कानून बनाने वाली संसद जिसमें आती है, और न्यायपालिका आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनमें बहुत बार देखा गया है विवाद। तो हुआ क्या, एक सरकार एक कानून लेके आती है, नेहरू सरकार, लैंड सीलिंग एक्ट 1951। इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में था जमींदारों की एक सीमा से ज्यादा भूमि को सरकार द्वारा लिया जाएगा। मतलब जिन जमींदारों पे जमीन ज्यादा थी, सरकार उनकी जमीनों को क्या कर लेगी, कुछ हद तक ले लेगी, अधिग्रहण कर लेगी, और उन गरीबों को बांट देगी जिनके पास क्या है, जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है। जब ऐसा कानून लेके आई, लैंड सीलिंग एक्ट जब आया, तो अब इस कानून का जमींदार क्या करेंगे, विरोध करेंगे, क्योंकि उनकी जमीन छीनी जा रही है। मगर कितनी जमीन, जमींदारों की एक सीमा से ज्यादा भूमि, जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि थी, 100 एकड़ जमीन थी, उनकी सरकार जमीन छीनेगी और गरीबों को बांटेगी। और जमीन छीनने का रीजन ये भी था कि सरकार हाईवे रोड बनाएगी, तो कहां बनाएगी, तो सरकार ये एक्ट लेके आई। जब ये एक्ट आया तो जब जमींदारों की जमीन छीनेगी, उनको गुस्सा तो नहीं आएगा, और उनका अधिकार भी है, संपत्ति का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार आप ऐसे छीन नहीं सकते किसी आदेश द्वारा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, ये लोग जमींदार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन है। जो आप लैंड सीलिंग एक्ट लेके आए हैं, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 31 का उल्लंघन है, ये कानून गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इस कानून को क्या कर दिया, खत्म कर दिया।
खत्म कर दिया। ठीक है, अब मामला खराब हो गया, सरकार कानून लेके आई और सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। तभी तो मैं बोल रहा हूं मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं, सरकार के विरुद्ध हैं। राज्य क्या है? संसद का, संसद, संघ सरकार, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, इन्होंने कानून बनाया, लैंड सीलिंग एक्ट सरकार ने, और सुप्रीम कोर्ट पहुंच के हमने खत्म करवा दिया। क्यों? क्योंकि हमारा अधिकार छीना जा रहा है यहाँ पे, ये जमींदार बोल रहे हैं ऐसा। तो अब सरकार को तो गुस्सा आएगा, सरकार के तो विरुद्ध हो गया ये सारा काम। अब क्या हुआ, फिर सरकार ने बोला अच्छा ये बात है, तो हम संविधान के अंदर क्या कर देंगे? संशोधन कर देंगे, संविधान संशोधन कर देंगे, संविधान के अंदर ही परिवर्तन कर देंगे। वो तो हमारा अधिकार है, सरकार के पास तो पावर है संविधान के अंदर परिवर्तन करने की। सरकार के पास मतलब संसद के पास है, सरकार कहना में गलत हो जाएगा, संसद के पास ही पावर है। अब संसद में जिसका बहुमत होगा, जैसे बीजेपी आज संसद के अंदर बहुमत है, तो संविधान में परिवर्तन कर सकती है आसानी से, इतना भी आसान नहीं होगा, मैं कर देगी। तो उस टाइम नेहरू पे बहुमत था। तो पहला संविधान संशोधन किया गया किसके लिए? जो ये कानून आया है ना, जो ये कानून आया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, और बोला कि 31 का उल्लंघन है संपत्ति का अधिकार का, आप क्या कर रहे हैं। फिर सरकार क्या लेके आती है? एक नया कानून लेके आती है, सरकार क्या करती है? संविधान संशोधन करती है, और ये था पहला संविधान संशोधन 1951। ये पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसमें बोला गया, जिसमें आर्टिकल 31A जोड़ा गया, लैंड प्रॉपर्टी एक्ट आया, इसमें बोला गया सरकार लोक कल्याण में जमीन ले सकती है। मतलब आर्टिकल 31A मौलिक अधिकार के अंदर ए जोड़ दिया गया कि सरकार लोक कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए जमीनों को ले सकती है। और आर्टिकल 31B जोड़ा गया, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार कानून, और जो 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। इसके बारे में जानेंगे बाद में, क्या है 9वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, तो आज इतना ही, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में बाद में। ठीक है, इसे दोबारा से पढ़ लेंगे, तो आज के लिए इतना ही।